और एक समय में कई देशों की जीडीपी से ज़्यादा बांग्लादेश का जीडीपी था। और इस समय पाकिस्तान की तरह, ये पाकिस्तान की पाठशाला में जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने सिखाया था और वही बांग्लादेश में जाकर के भी कट्टरवाद फैला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मुचकुंद राय। बांग्लादेश में शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच अब एक और नई खबर आ रही है जहां वहां एक और हिंदू की हत्या हो गई है। इसको लेकर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हरिशंकर जी से, मैं इनसे बात करूंगा इसको लेकर। सर, इस पर आपकी क्या राय है, क्यों वहाँ की समस्या खत्म नहीं हो रही? देखिए, बांग्लादेश में हालात जो है बेकाबू हैं। लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। लगातार यूनिस सरकार, वो अंतरिम मुखिया हैं वहाँ के, और वो लगातार लोगों को सुरक्षा देने में, ख़ास तौर से हिंदुओं को, वो लगातार फेल रहे हैं। और आप देख लीजिए 184 अब तक कुल हत्या हो चुकी है वहाँ हिंसा में, शेख हसीना के जाने के बाद, उनको सत्ता से बेदखल करने के बाद। और कहीं ना कहीं जो यूनुस हैं वो लगातार फेल हैं। वहाँ लोगों की, आम जन की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बेकाबू भीड़ है, बेकाबू जनता है। वहाँ पर कट्टरपंथी जो हैं उनका राज चल रहा है। और लगातार बांग्लादेश में चुनौतियाँ मिल रही है, ख़ास तौर से जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। और अभी जो खेमचंद या कुछ नाम है उनका, भी खोखन चंद, उनकी जो हत्या हुई है, ये भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या की गई है। इससे पहले भी बेकाबू भीड़ ने कई लोगों को मारा है। लेकिन बांग्लादेश सरकार जो है वो लगातार अपने ही उसमें है। चुनाव में आप देखिए, एक अभी जस्ट पहले अमेरिकी कुछ जो नेता हैं वहाँ के सांसद, उन्होंने सवाल उठाया था कि जब आप एक पूरी पार्टी को सत्ता से रोकने के लिए आप उस पार्टी को ही बैन कर देंगे, जो शेख हसीना की पार्टी को बैन किया गया, उसके बाद बेगम खालिदा जिया जो अब नहीं रही, उनकी पार्टी को लगातार सामने लेकर के आया गया। उनके बेटे इतने साल बाहर में रहने के बाद उनकी वापसी हुई है। और कुल मिला करके है कि आपने देश की एक बड़ी पार्टी जो सत्ता में थी, आपने उसको बैन कर दिया। चाहे आरोप, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन पूरी पार्टी का तो उसमें दोष रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये देखने वाली चीज़ें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं। वहाँ पर बाकी तमाम एजेंसियाँ जो है सब फेल है, क्योंकि भीड़ ऐसी वारदातों को अंजाम दे रही है। चुन चुन निहत्थे, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब हत्या की जा रही है जिनका मतलब फालतू चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। एक सिंपल मज़दूर है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, साधारण सा कर्मचारी है, उसको उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ रहा है वहाँ के जो बदतर हालात हैं। और यूनिस सरकार जो है, मोहम्मद यूनिस, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बेसिकली जो भी, जिसकी भी साजिश रही बांग्लादेश में सत्ता तख्ता पलट करने की, वो बिल्कुल साजिश गलत थी। और कहीं ना कहीं उस एक अच्छे देश को, जो अच्छे पटरी पर चल रहा था, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, भारत के साथ मिलकर के वो अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे थे, गारमेंट्स का हब माना जाता था, अब वो तमाम कंपनियां भी धीरे धीरे, कई तो बंद हो गई हैं और कई शिफ्ट हो रही हैं। वहाँ पर जो बाहर से मर्चेंडाइजर आते थे कपड़ा खरीदने, अब वो भी आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जान का डर है। क्योंकि अगर कोई बाहरी विदेशी अगर मर्चेंडाइजर वहाँ कपड़ा खरीदने जाएगा, लोगों से बातचीत करने जाएगा, तो वहाँ बेकाबू हालात में वो कैसे डील करेगा, किससे बात करेगा, उसकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये तमाम बातें हैं जो बांग्लादेश को बहुत नेगेटिव जोन में रखता है। और एक समय में कई देशों की जीडीपी से ज़्यादा बांग्लादेश का जीडीपी था। और इस समय बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो बहुत डाउन चल रहा है। और जिस उद्योग के लिए वो जाना जाता था बांग्लादेश, आप देखिए, आपके देश में भी बहुत सारी नामी गिरामी ब्रांड हैं जिसका नाम लेना ठीक नहीं है, उनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ था? बांग्लादेश में था। लेकिन कुल मिलाकर के बांग्लादेश को ऐसे कट्टरपंथियों के हाथ में दे दिया गया, ऐसे कट्टरपंथ के भीड़ के हाथ में आम जनता की ज़िंदगी दे दी गई, जहाँ से लोगों का रहना बहुत ही लोगों को बेचैनी हो रही है। आम लोग जो साधारण इंसान हैं उनका जीना दुश्वार हो रहा है। दूसरी बात इसीलिए वहाँ के लोग दूसरे देश में भागने की फिराक में हैं। जो सक्षम हैं वो तो विदेशों में चले जाते हैं, जो सक्षम नहीं हैं वो वहीं रहते हैं। उनके लिए और कोई
चारा ही नहीं है, कोई उपचार, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद यूनिस जो वहाँ की अभी अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, चुनाव से पहले उनको हालात काबू में करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं, फेल होते हैं, तो ऐसे ही जनता जो है भीड़ के हाथों अपनी जान गंवाती रहेगी। लेकिन बाकी जो तमाम एजेंसियां हैं, जो दुनिया की बड़ी बड़ी जो ऐसे समूह हैं, उनको देखना चाहिए कि बांग्लादेश में ये क्या हो रहा है, और उस पर जैसे संयुक्त राष्ट्र महासंघ है, चाहे ह्यूमन राइट है, उन लोगों को भी इन पर नज़र रखनी चाहिए कि वहाँ पर हिंदुओं की जान आखिर खतरे में क्यों है। और एक भीड़ जो है, एक जो कट्टरपंथियों का भीड़ है, वो उन्हीं की जान लेने पर क्यों आतुर है। कई बार तो कहा जा रहा है जो हादी की हत्या हुई, उनके भाई ने आरोप मोहम्मद यूनुस पर लगाया था। तो वहाँ पर यही चीज़ें लगातार चल रही है। और कुल मिलाकर के कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हादी की बलि दे दी गई। जो युवा नेता थे, इस समय चुनाव में उनका भविष्य था, चुनाव से पहले ही उनका काम तमाम कर दिया गया। आप समझ जाइए। इसके अलावा बांग्लादेश में लगातार लोगों की जान ली जा रही है। तो सरकार को देखना होगा, और मुझे लगता है कि ये भारत के लिए भी अलर्ट है, क्योंकि आपका पड़ोसी है बांग्लादेश। हालांकि इतना सा देश है, और ये वही देश है जिसको भारत ने कभी आज़ाद कराया था। तो कुल मिलाकर के है कि भारत के लिए सतर्कता ज़रूरी है। लेकिन बांग्लादेश को अगर वक्त रहते, अब वक्त तो है नहीं, लेकिन अभी भी सुधारा नहीं गया, तो पता नहीं कितने लोग अपनी ज़िंदगी गंवा बैठेंगे। सर, तो जैसा आपने बताया इस पे, तो अभी आम चुनाव का ऐलान हुआ है बांग्लादेश में, और इन सब बवाल उपद्रवों के बीच आम चुनाव होने को है, तो आपको क्या लगता है कि ये आम चुनाव सफल हो पाएंगे? क्या ढंग से चुनाव हो पाएंगे? देखिए, आम चुनाव अगर सफल हो भी जाते हैं तो निष्पक्ष कितने होंगे, ये मुझे डाउट है। क्योंकि आपने बेगम खालिदा जिया की पार्टी को तो आपने मौका दिया, लेकिन शेख हसीना की पार्टी वहाँ बैन हो गई, जो वहाँ पर इतने सालों से अच्छी शासन व्यवस्था चलाने के लिए जानी जाती हैं। आपने उनको बैन कर दिया, उनकी पार्टी को बैन कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कितना होगा, क्या होगा, ये कहा नहीं जा सकता है। ये जो भीड़ है, जो ये भीड़ लोगों की ज़िंदगी पर भारी पड़ रही है, क्या यही भीड़ जाकर के वहाँ बूथ पर, जहाँ पर मतदान हो रहा है, उसी पर कब्जा कर ले, और वो जिनको चाहे उसको मतदान कर दे, उसको जिता दे। जहाँ पर काबू में जनता नहीं है, वो तो किसी को भी जिता सकती है। कट्टरपंथी वहाँ पर नेता बन जाएंगे। फिर सत्ता, जैसे पाकिस्तान में कई बार हुआ है कि आपने चुनी हुई सरकार को पलट दिया, इमरान खान को, फिर किसको ले आए, फिर अभी क्या हालात हैं। तो वही बांग्लादेश के कमोबेश वैसे ही हालात हैं। जी सर, तो जैसा कि तारिक रहमान की भी वापसी हुई है बांग्लादेश में, खालिद जिया के जो बेटे हैं, तो उनकी वापसी, तो क्या वो प्रभाव डालेंगे इस बार चुनाव में? क्या आपको लगता है? देखिए, कुल मिलाकर के देखना ये है कि प्लेयर वहाँ कितने हैं। असली जो ज़मीनी जो पार्टी थी उसको तो आपने बैन कर दिया, तो अब रहमान साहब कुछ कर पाएंगे, या फिर वहाँ जो बाकी सब जो लोकल भी तो चुनाव लड़ेंगे, कई सारे लोग लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि मतलब कितना वो ये कर पाएंगे तो कहना मुश्किल है। लेकिन उनकी भी पुरानी पार्टी है, खालिदा जिया की पार्टी काफ़ी पुरानी है, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर वो सत्ता में आते हैं तो एक ऑप्शन वहाँ पर मतलब मोहम्मद यूनिस के लिए क्या होगा, वो अपना भविष्य कैसा देखते हैं, ये तमाम बातें हैं। क्योंकि अब एक आदमी को जो आपने अंतरिम शासक बना दिया, वो आदमी खामोश कैसे बैठेगा, सत्ता के बगैर कैसे रहेगा। वो भी तब जब एक बड़े देश पर उनको सपोर्ट करने का आरोप लगता है कि उन्होंने ही सपोर्ट करके इनको बनवाया, और मतलब शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बांग्लादेश जो है इस समय वहाँ लगातार हिंसा हो रही है, हमला हो रहा है। हिंदू अल्पसंख्यक जो है वहाँ त्राहिमाम में है। दुनिया की चौतरफा आवाज़ उठ तो रही है, लेकिन बांग्लादेश को काबू कैसे किया जाए, इनसे पूछा कैसे जाए कि आप जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सत्ता में क्यों हैं। आप सेना को सौंपिए और आप वहाँ से ये हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी देखने वाली चीज़ होगी चुनाव तक। लेकिन जो रहमान साहब की वापसी तो बहुत साल, मुझे लगता है 15-17 साल बाद वो वापस लौटे हैं। लेकिन
कितना असर छोड़ पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेयर नहीं है तो हो सकता है असरदार बन जाएं और चुनाव जीत भी जाएं। लेकिन बेकाबू लोग, कट्टरपंथियों को संभालना उनके लिए भी मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर सत्ता में उनकी वापसी हो जाती है और वो वहाँ के सर्वे सर्वा बन जाते हैं। लेकिन अगर जीत भी गए तो सत्ता चलाना उनके लिए, कहते हैं ना कि हर काम ये काम जो है बच्चों वाली बात नहीं, बच्चों जैसा तो नहीं है कि आप ये, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश को लेकर के तमाम जो आसपास के मुल्क हैं, जैसे पाकिस्तान को तो अलर्ट रहने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान ही के लोग बहुत सारे वहाँ कट्टरपंथी वहाँ इस तरह के उपद्रव फैला रहे हैं, तो उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन भारत के लिए चुनौती है और भारत लगातार उस पर नज़र भी रखे हुए है। अभी बेगम खालिदा जिया के इंतकाल में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर गए थे वहाँ पर, तो वहाँ दिखे भी थे। तो ये आपसी अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों का, आज का नहीं, पुराना रिश्ता है। लेकिन वहाँ के लोग भूल जा रहे हैं। और वहाँ एक और चीज़ आपको बड़ा रोचक बताऊं कि बांग्लादेश जो है इस समय चुनाव के दौरान ठीक उसी सेंटीमेंट से खेल रहा है जो पाकिस्तान खेलता है, मतलब भारत विरोधी सेंटीमेंट। वहाँ के नेता हों चाहे कोई भी पार्टी हो, वहाँ पर भारत विरोधी सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश हो रही है। शुरू में कहा गया कि जो हादी की मौत हुई है वो उसके जो हत्यारे हैं वो भारत में चले गए। बाद में आपने स्टोरी भी बनाई, हमने चर्चा भी की थी कि हादी जो है भारत नहीं भागा, वो किसी और देश में गया है। हाँ, दुबई भागा। तो कुल मिला करके है कि भारत विरोधी सेंटीमेंट पाकिस्तान की तरह, ये पाकिस्तान की पाठशाला में जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने सिखाया था और वही बांग्लादेश में जाकर के भी कट्टरवाद फैला रहे हैं। ये उन्हीं सब की पाठशाला से निकला हुआ शब्द है और शैली है। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप चुनाव जीत जाएंगे, रहमान साहब चुनाव जीत भी गए, सर्वे सर्वा बन गए, आप रोजगार कहाँ से लाएंगे? भारत ने कितनी मदद की है? आपका जो कार्गो है भारत सरकार की मदद से जाता था, हमारे पोर्ट से जाता था, लेकिन आपने ऐसे संबंध बिगाड़े कि आज, हालांकि बातचीत हो रही है कई मोर्चे पर, आप हमसे चावल और कई सारी चीज़ें आपकी डील हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके सतर्क रहने की वहाँ के नेताओं को भी ज़रूरत है कि अगर कट्टरवाद को अगर पाकिस्तान की तरह आप इतना फैला देंगे तो फिर उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे, जो पाकिस्तान में अभी समय कंट्रोल में नहीं है। चाहे आप वहाँ के किसी भी स्टेट का ले लीजिए, पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, आए दिन कहीं ना कहीं हमले हो रहे हैं और उससे भी ज़्यादा इस समय बांग्लादेश में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ के हुक्मरानों को और जो सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं, रहमान साहब हों चाहे बाकी कोई भी प्लेयर हों, वहाँ पर सबको ये सोचने की ज़रूरत है और कट्टरवाद का विरोध करने की ज़रूरत है। आप ये ना कहिए राजनीतिक हिंसा, कोई राजनीतिक हिंसा नहीं है, ये भीड़ की हिंसा है, ये कट्टरवाद की हिंसा है और आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि आप डायरेक्ट कट्टरवाद, कट्टरपंथियों पर आप बोलने से बचते हैं क्योंकि आपने बढ़ावा दिया है। और यही चीज़ विकराल रूप ले लेगा तो फिर पाकिस्तान की तरह यहाँ बम फटा, वहाँ बम फटा, वहाँ मारे गए, यहाँ मारे गए, यही चलेगा। तो इसीलिए बांग्लादेश अभी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद से, बांग्लादेश की जब आज़ादी हुई उसके बाद से ये पहला मौका है जब इतना मतलब हालात बद से बदतर हुए। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी इस चर्चा को सुना, तो ऐसे में अब आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।